इस वीडियो को पूरा देख लेना। डंके की चोट पे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्लानिंग चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का, किसी भी पीवाईक्यू का या आने वाला प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर प्लानिंग को इतने डीपली, अच्छे से, इजी तरीके से, सारे एनसीईआरटी कीवर्ड्स के साथ सिंपल वे में मैं तुम्हें पूरा का पूरा अच्छे से चैप्टर सिखा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। और एंड तक देखना, एक एक चीज तुम्हें समझ ना आ जाए तो क्लास मुझे बोलना। मैं इस चैप्टर के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं? क्योंकि प्लानिंग रियली में एक ऐसा चैप्टर है जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और मैंने इस नोट्स को बनाने में क्लास कई रातें लगाई हैं, तो इसके नोट्स आपको बहुत पसंद आएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे डाल रहा हूं, ठीक है? तो आओ एक एक करके प्लानिंग चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। प्लानिंग की बात करें, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हर एक मैनेजर जो पहली एक्टिविटी करता है वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग इन एडवांस। हम जब भी प्लानिंग करते हैं ना, सबसे पहले ना हमारे दिमाग में कोई गोल आता है। अच्छा ये काम करना है, अच्छा बोर्ड्स में 95% लेके आना है, अच्छा सीयूईटी में एसआरसीसी कॉलेज के अंदर जाना है, या फिर क्लास हमें हिंदू के अंदर जाना है, हंसराज के अंदर जाना है, फिर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी काम, अच्छा बुरा व्हाटएवर। तो हमारे पास एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक रोड मैप तैयार करते हैं कि यार क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे ताकि इस गोल तक पहुंच सके। इसी रोड मैप को सिंपल सीधी भाषा में प्लानिंग कहा जाता है। सो प्लानिंग क्या होता है? हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, कभी पास्ट के लिए किया नहीं जाता। तो थिंकिंग इन एडवांस है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कौन कौन सा काम करेगा, कब कैसे करेगा ताकि हम गोल को अचीव कर सके। ये स्टेटमेंट, ये रोड मैप क्या है? प्लानिंग है। और सिंपल आप कह सकते हो, आज आप कहां पे हो और फ्यूचर में आप कहां पहुंचना चाहते हो, इसके जो बीच का गैप है, आप एडवांस में जब सोच लेते हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. आज हम कहां पे हैं और कल हम कहां पे पहुंचना चाहते हैं। अब प्लानिंग में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, या सीयूईटी में आ सकते हैं क्लास कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है, फॉल्स है, या पहचानो ये विच ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शंस है। तो इसे कैसे पहचानोगे? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, एडवांस में डिसाइड करना प्लानिंग है। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ डैश एंड डैश, ऐसा आ सकता है। तो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से कनेक्टेड है। ये सवाल सीयूईटी बोर्ड एग्जाम, सॉरी सीयूईटी में 2024 में भी पूछा गया था। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है ये। प्लानिंग विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है फ्यूटाइल मतलब वेस्टफुल एक्सरसाइज है इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड। आपने सिर्फ प्लानिंग किया और रियल लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो प्लानिंग फ्यूटाइल है। एग्जांपल दूं, आपने प्लानिंग की होगी कि मैं सुबह उठूंगा कल और अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा, लेकिन सुबह उठते ही दोस्त का फोन आ गया और घूमने निकल गया, फिर नींद ही नहीं खुली। तो आपने रात को कितनी ही प्लानिंग की हो लेकिन वो फ्यूटाइल है, यानी वो वेस्टलेस है, वो क्लास इररेलेवेंट है अगर आपने उसको एक्ट नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठ के आया है। तो आप देखना पेपर में जो सवाल दिखेगा ना, लाइन दिखेगी ना, वो ऐसे उठ के दिखेगी, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बोलना है, ये ट्रू फॉल्स है। अच्छा, पहचानो कैसे कि ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, कौन सा फंक्शन है? उसको पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो विच फंक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन? प्लानिंग। फॉरकास्टिंग करना, भविष्य के बारे में आज ही डिसाइड करना चीजों को। नो अदर फंक्शन कैन बी स्टार्ट विदाउट इट। ये मैनेजमेंट में बिना प्लानिंग के बाकी अदर फंक्शन शुरू नहीं कर सकते। ये प्राइमरी फंक्शन है और ये बेस है, ध्यान रखना, ये बेस फॉर कंट्रोलिंग है, बेस फॉर अदर फंक्शंस है। बाकी फंक्शन के लिए बेस है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग।
प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें पैसा और समय बहुत लगता है। प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दिमाग लगाना पड़ता है। फ्यूचर में कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, कितने लोग आपका सामान खरीदेंगे, क्या प्राइस हमें रखना है, कौन से मेथड से एडवर्टाइजमेंट करना है, कौन से मेथड से जो है सेल्स प्रमोशन करना है, कौन से मेथड से प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से सेल्स करेंगे, ये सारी चीजें क्लास बहुत दिमाग लगता है और बहुत पैसा लगता है इस काम को करने वाले लोगों का, समय बहुत लगता है, बिकॉज पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है। लिमिटेशंस ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको पूछा जाए, अगर पेपर में केस स्टडी के अंदर आ जाए लिमिटेशंस ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो क्लास ये पक्का प्लानिंग फंक्शन की ही बात कर रहा हूं, प्लानिंग के लिमिटेशंस आपको लिखने हैं। टाइप्स ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आए या लिमिटेशंस ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आए, बिकॉज प्लानिंग के टाइप्स भी हैं, प्लानिंग के लिमिटेशंस भी हैं, बाकी किसी के नहीं है, तो ध्यान रखना वो इसी की बात करेगा, वो प्लानिंग की ही बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के हमारे पास यहाँ पे 6 फीचर्स हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग पर्वेसिव है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन यानी बेस ऑफ अदर फंक्शन है, प्लानिंग कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग, और प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है यानी कि इन्वॉल्व चॉइस, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग है, इसके अंदर चॉइस भी है, अलग अलग मेथड्स हैं, तो कौन से मेथड से आपको प्रोडक्शन करना है मैं बताऊंगा आगे चल के प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। तो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव, एक एक करके डिटेल में ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। अंदर से मैंने क्लास इस तरीके से ब्लू कलर के अंदर जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये स्पेशल नोट्स है एनसीईआरटी के, तो आप इसको तो बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना। सो प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिना ऑब्जेक्टिव के प्लान कभी नहीं होता, प्लान तभी होता है जब आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। वी कांट थिंकिंग ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग ऑफ गोल, गोल सेट करने के बाद प्लानिंग डिसाइड करता है किस मेथड से गोल को अचीव करेंगे, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 क्या लेंगे, स्टेप 2 क्या लेंगे, स्टेप 3 क्या लेंगे, स्टेप्स टू अचीव, किस तरीके से गोल को अचीव किया जाएगा। तो प्लानिंग की शुरुआत जो होती है फीचर में पहला जो फीचर है वो है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, ओके, गोल ओरिएंटेड है। अगला है प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है यानी बेस है अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट का कोई फंक्शन शुरू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट्स द फंक्शन टू परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, ये बात आप ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और ये पहला वो फंक्शन है जिसे हर मैनेजर शुरू करेगा। नो अदर फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट प्लानिंग, थस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, क्योंकि प्लानिंग पहला फंक्शन है तो हर मैनेजर प्लानिंग करता है। और प्लानिंग कौन कौन करता है, हर कोई करता है, टॉप भी करता है, मिडिल भी करता है, लोअर भी करता है, पर ज्यादातर प्लानिंग का जो काम है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। प्लानिंग इज पर्वेसिव यानी एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हर जगह। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजर एट एवरी लेवल। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान, फ्रेमिंग ओवरऑल पॉलिसी इज अ टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। ओवरऑल प्लान बनाना, कंपनी की पॉलिसी को बनाना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, ये प्लान टॉप लेवल वाले बनाते हैं, बट हर एक इंसान जो है प्लानिंग करता है। आई होप क्लास फीचर्स में मजा आ रहा होगा, आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी। एनसीईआरटी तुम्हें कुछ भी नहीं उठाना, बस तुम्हें ये वीडियो इसके नोट्स कर लेने हैं, दैट्स इट। तो यार प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, आपको थोड़ा भी समझ आता है, रिक्वेस्ट है पर्सनली सब्सक्राइब करो। क्लास हम 1 मिलियन के पास, थोड़े बहुत पास पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा पुश करोगे डेफिनेटली क्लास हम अचीव करेंगे गोल को। तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाओ, अपना प्यार जरूर दिखाओ। इतना तो क्लास कॉमर्स कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतनी मेहनत चल रही है आपके पीछे, इस क्रैश कोर्स के अंदर पूरा क्रैश कोर्स फ्री में डाल दिया यूट्यूब पे, तो इतना तो क्लास आप लोग जरूर सपोर्ट करना है ना। अगला प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग के फीचर में फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है कि गोल कैसे अचीव करेंगे। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट, ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रेडिक्शंस, बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के जो अजम्पशंस लेते हैं वो ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए लेते हैं। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। विच ऑफ द feature of the planning is highlighted here? Planning essentially involve looking ahead and preparation for the future. Planning के अंदर क्लास आगे देखना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये कौन सा फीचर है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात कर रहा है। अगला है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान वन हैज टू बी टच विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान अकॉर्डिंगली। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं प्लानिंग बनाया और सो गए, प्लानिंग को क्लास देखते रहना है, कल को चेंज भी करना पड़ सकता है। अगर कोई चीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो हमें उन चेंजेस को भी करना पड़ सकता है। और इवन अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो जो प्लानिंग है वो क्लास सिर्फ एक गोल के लिए नहीं होता। एक गोल बनाते हो,
उसको अचीव करते हो, फिर दूसरा गोल आता है, फिर उसको अचीव करने की प्लानिंग, और ये कंटिन्यू से चलता रहता है। कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी एक गोल के बाद। अगला है मेंटल एक्सरसाइज। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये मैंने क्लास एनसीईआरटी से लाइन उठाई सीधा, क्योंकि मुझे ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगी और सेम यही क्लास लाइन पूछा जा सकता है। प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है, देखो कोई भी फंक्शन पहला आखिरी फंक्शन नहीं होता। मैंने कहा था 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोई भी फर्स्ट नहीं है, कोई भी लास्ट नहीं है, ये पूरा सर्कल के अंदर है। बस पहली एक्टिविटी जो मैनेजर करता है ना, वो क्लास प्लानिंग है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखना पहली एक्टिविटी जो है वो प्लानिंग है। प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, की फ्यूचर में देख दूरदर्शी होना चाहिए इंसान को, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। ये करना नहीं है, सोचना है। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन, कौन सा एक्शन होने वाला है। हाउएवर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्लास कई बार 12th में सीयूटी में पूछा जा चुका है। हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। 12th में भी पूछा गया है, सीयूईटी में भी पूछा गया है। प्लानिंग के अंदर ना लॉजिकल थिंकिंग है रेदर देन गेस वर्क। तुक्का नहीं मारना, इतना बनाते हैं बिक जाएगा, चलो लॉजिकल थिंकिंग है और कोई गेस वर्क और विशफुल नहीं है, चलो इच्छा करते इतना बनाते हैं बिक जाएगा, नहीं। लॉजिकल थिंकिंग है, गेस वर्क नहीं है। विच ऑफ द फीचर ऑफ द प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर, तो यहाँ पे क्लास मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो ये लाइन देखो मैंने एज आपको दे दिया है, तो आपको अलग से एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। अगला है इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस कह लो, बेनिफिट्स कह लो प्लानिंग के, तो ये 6 बेनिफिट्स है। पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि क्लास आपको बताता है क्या क्या काम आपको करना है। इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करता है प्लानिंग। प्लानिंग डिसीजन लेने में मदद करता है, हर एक्टिविटी के हर एक्ट के प्रोस कौन बताता है। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को कम करता है, फ्यूचर में कोई झटका लगने वाला है, शॉक लगने वाला है, प्लानिंग उसके लिए पहले से प्रोविजंस बनाता है। प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रोकता है, हर इंसान को पता होता है उसका काम क्या करना है। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग का एक स्टैंडर्ड, एक बेस भी क्रिएट करता है। कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, तो ये कंट्रोलिंग के लिए बेस क्रिएट करता है। एक एक करके डीपली पढ़ते हैं क्लास, और एक एक में एनसीईआरटी कीवर्ड्स भी उठा के देखते हैं। तो सबसे पहला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। इट इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइन course of action. It provides the directions to the effort of employee. Planning makes clear what employees have to do. तो प्लानिंग ना, जब आप प्लान करते हो ना, वो प्लान सिर्फ पेपर पे नहीं होता, वर्कर के साथ उसको प्लान को कम्युनिकेट भी करते हो, प्लान को इम्प्लीमेंट भी करते हो आप। तो जो प्लानिंग है ना, वो क्लियरली बताता है एम्प्लॉय को क्या करना है और कैसे करना है। हाउएवर एटसेट्रा, प्लानिंग नो द लीड ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इफ देर इज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, कोई एम्प्लॉय कुछ कहीं डायरेक्शन में जा रहा है, कोई कहीं डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लानिंग क्या करता है, सारे एम्प्लॉय को एक बात बताता है और सबको एक दिशा में लेके चलता है। एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो प्लानिंग क्लास गाइड करता है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, और किस डायरेक्शन में और क्या एक्शन लिया जाएगा, प्लानिंग बताता है। दूसरा है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटी। भाई फ्यूचर में क्या हो जाए, आपने आज तो प्लानिंग कर ली, भाई फ्यूचर कोई फिक्स थोड़ी, फ्यूचर में वही होगा जो आपने सोचा है, क्या पता कोई चेंजेस आ जाए। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आते हैं डे टू डे बेसिस पे। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को उस अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, बिकॉज प्लानर ट्राई टू सी द फ्यूचर बाय सम अजम्पशन, कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया, हम तो प्लान ये सोच रहे हैं, बट अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। किसी को पता था फ्यूचर में कोविड आएगा, किसी को पता था फ्यूचर में क्लास लॉकडाउन लग जाएगा इतने लंबे समय तक, किसी को पता था नोटबंदी हो जाएगी, किसी को नहीं पता था। तो क्लास ये आप फ्यूचर के लिए अजम्पशन लेने की कोशिश करते हो पास्ट एक्सपीरियंस को पकड़ते हुए, लेकिन हाँ आज कोई अगर फ्यूचर में 20 साल 30 साल प्लानिंग करेगा तो जरूर कोविड जैसी सिचुएशन को भी लेके चलेगा, कि क्या पता ऐसी कोई महामारी फिर से आ जाए, तो वो पहले से उसके लिए प्रोविजन बना के, अगर आ गया तो क्या होगा, राइट। बिजनेस को स्कैन करके द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी। जैसे डेटर्स के लिए बनता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अकाउंट्स में आप पढ़ते हो। ये एनसीईआरटी की क्लास 2 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Planning is an activity which enable a manager to look ahead and anticipate changes. Which of the feature of the management? Planning reduce the risk of uncertainty. Which is the importance? Planning reduce the risk of uncertainty. Changes or event cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial response to them can be developed. बहुत important है, प्लीज आप अच्छे से समझ लो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वाला इंपॉर्टेंस कि
कई बार पूछा गया पेपर में, एक बार नहीं कई बार। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप। विच ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्लानिंग फंक्शन है, और प्लानिंग फंक्शन का इंपोर्टेंस क्या है? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये वही बात करा, देखो इवेंट को जो फ्यूचर में होने वाला है आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, फ्यूचर को नहीं बदल सकते आप, हाँ, लेकिन खुद रेडी हो सकते हो ताकि क्लास फ्यूचर में कोई भी चेंजेस अगर आए तो उसके लिए आप अपना रेस्पॉन्स रेडी रख सको। प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज, नए नए दिमाग का बल्ब जल जाता है, बिकॉज प्लानिंग के अंदर क्या आइडिया, इंटेलिजेंस, सॉल्यूशन, इंस्पिरेशन, है ना, विजन, क्रिएटिविटी, ये सब जब दिमाग में आता है, बैठ के जब सोचते हो ना, बहुत पावर होती है क्लास थिंकिंग के अंदर, राइट। तो अब आप सोचोगे तो कोई ना कोई नया आइडिया जरूर आएगा। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। ध्यान रखना ये लाइन सेम टू सेम एग्जामिनेशन में आ सकती है। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हर मैनेजर जो पहला काम करते हैं वो प्लानिंग करते हैं। न्यू आइडिया कैन बी टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान, नए आइडिया आगे चल के वो कॉन्क्रीट प्लान में, कॉन्क्रीट मतलब ठोस प्लान में बदल सकते हैं। तो ये कौन सा इंपोर्टेंस है? प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। Planning required high thinking process, so there is a great scope of finding better idea, better method, procedure to perform a particular job. Planning process force करता है मैनेजर को कि अलग तरीके से सोचो, फ्यूचर की चीजों को अज्यूम करो ताकि क्लास नया और क्रिएटिविटी आइडिया आ सके, नया और क्रिएटिव आइडिया आ सके। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसकी वजह से क्रिएटिव आइडिया आता है। अगला है प्लानिंग स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, बेस क्रिएट करता है कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, तो अगर प्लानिंग होगी ही नहीं तो आप कंपेयर किससे करोगे? तो बेस क्रिएट करता है। तो प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग। तो स्टेटमेंट ट्रू है क्लास, प्लानिंग जो है वो प्री रिक्विजाइट है, मतलब जरूरी है कंट्रोलिंग करने के लिए। अगला प्लानिंग रिड्यूस ओवरऑल क्लास, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। प्लानिंग क्लियरली इंडिकेट व्हाट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट इज टू बी डन। ईच डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय को पता होता है कि यार उसका काम क्या है इस प्लान के अंदर, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन नहीं होता और कोई कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता। प्लानिंग इंश्योर क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, which importance of planning is highlighted here? क्लैरिटी इन थॉट। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको एक नंबर में एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया होगा, आप चारों को पढ़ के एलिमिनेट कर देना कौन कौन सा तो नहीं है और कौन सा सही है वो पता चल जाएगा आपको। तो प्लानिंग इंश्योर करता है क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन, वर्क कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। तो प्लानिंग ना बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथली काम कराता है, मतलब ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को खत्म करता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजन, एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। दीज प्रेडिक्शंस, जो आपने फ्यूचर के लिए अंदाजा लगाया, भविष्य के लिए आपने जो सोचा है, और गोल्स हेल्प करता है मैनेजर को टू टेक फास्ट एंड रैशनल डिसीजन। तो फास्ट और रैशनल डिसीजन में क्लास ये क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो दीज 6 आर द इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स टू रिजिडिटी, इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, लीड्स टू क्रिएटिविटी, है ना, सॉरी, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज टाइम लगता है, और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक एक कीवर्ड्स बताऊंगा लिमिटेशंस में से, ध्यान समझना। सबसे पहला लीड्स टू रिजिडिटी। देखो प्लानिंग अगर आपने एक बार किया तो वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने पूरा प्लान बना लिया है, सबसे डिस्कस कर लिया, सारी चीजें हो चुकी हैं, अब आगे जाके आप उसे बदलोगे ना, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ये इतना इजी नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप घर के लिए सोचो ना, आप अगर मान लो कल जो है कुछ प्लानिंग करते हो, बर्थडे की प्लानिंग करते हो या फिर किसी पढ़ाई की प्लानिंग करते हो, आपने आज पूरा प्लानिंग करके रख लिया और सुबह अचानक से आपको सारा प्लान चेंज करना पड़े क्योंकि कोई काम आ गया अचानक से, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? फिर नया प्लान बनाना पड़ेगा। और ये आपकी बात है, कंपनी तो कितने बड़े लेवल पे प्लान बनाती है, राइट? सो फॉलोइंग अ प्रीडिटरमाइंड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज मे नॉट बी टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो अगर आपने प्लान किया है और कल को सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि भैया आपके इंटरेस्ट में बात ना हो। तो ये कौन सा क्लास लिमिटेशन है? प्लान लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान जो है वो लीड्स टू रिजिडिटी। इफ प्लानिंग वर ऑलवेज थिंकिंग एडवांस एंड इज कंसर्न फॉर फ्यूचर ओनली एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो प्लानिंग में बहुत सारे assumption लिए जाते हैं जो फ्यूचर के लिए 100% करेक्ट नहीं है, तो सिचुएशन चेंज होगी और क्लास आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। लीड्स टू रिजिडिटी। इट मे नॉट वर्क, देखो हमेशा नहीं लिखा मे, क्या पता ऐसा हो कि प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम ना करे, ऐसे इन्वायरमेंट जहां पे फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल चेंजेस हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट है फॉरकास्ट करना उन चेंजेस को कि फ्यूचर में क्या चेंज आएगा।
भाई डायनामिक इन्वायरमेंट है, जहाँ चेंज आते रहते हैं, मैं क्या प्लान करूं उसके लिए, कुछ पहले से कह नहीं सकता भैया, कुछ भी हो सकता है कल को। इसका क्लास कीवर्ड क्या है एनसीईआरटी का, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आजकल सच बताओ ना, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस है सीबीएसई का, ऊपर से सीयूईटी का, एनटीए कहता है इसी में से आएगा, एनसीईआरटी में से। किसी प्राइवेट बुक्स को या वो नहीं बढ़ावा नहीं दे रहे कि आप अपना एनसीईआरटी से पढ़ो, सस्ती टिकाऊ किताब है, उसी से पेपर आता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल चुका है। और मैं तुम्हें एनसीईआरटी से जितना करा रहा हूँ, इसके अलावा तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, ट्रस्ट में 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो बस आपको सपोर्ट करना और पढ़ाई करनी है, एक काम करना है। जब तक आपका मेरे पे ट्रस्ट नहीं रहेगा ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा मेरा। It becomes difficult to accurately access future class assess future trend in the environment if economic policies are modified। अगर क्लास पॉलिटिकल कंडीशंस और चेंज होता है तो क्लास आपको बहुत दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता कई बार। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब सर आपने तो बोला था प्लानिंग जो है वो एक तरीके से क्रिएटिविटी इनोवेशंस को प्रमोट करता है। यस, उनके लिए जो प्लानर हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, जो काम कर रहे हैं, वो प्लानर ने जो बताया आंख बंद करके उसकी तरफ भागते हैं। दे आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स। नो सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय, दे आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। कोई सजेशन नहीं लेते, आंख बंद करके चलते रहो, जो तुम्हें प्लान बताया है वही काम करते रहो। So with the planning, the manager of the organization start working rigidly and they become the blind follower of the plan only. So manager do not think initiative, जिसकी वजह से creativity कम हो जाती है। Involve huge cost, obviously जो planning कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस का काम है, मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पैसा बहुत लगता है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू बी असर्शन फैक्ट एंड फिगर्स। द कॉस्ट इनकर्ड सम टाइम मे नॉट बी जस्टिफाई द बेनिफिट डेराइव फ्रॉम द प्लान। कई बार उसमें खर्चा इतना आता है कि प्लान का फायदा ही कम है। यही लिमिटेशन है ना प्लानिंग की, फायदा नहीं हो रहा, खर्चा बहुत आ गया। लिमिटेशन तो इसी को कहते हैं ना कि खर्चा बहुत आ गया, फायदा उतना नहीं हुआ। हाँ, खर्चा बहुत आ गया, कमाई बहुत हो गई, तो ये कैसी लिमिटेशन है? तो ये लिमिटेशन नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत हो गया, फायदा इतना नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है। तो ये इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। कंपनी नीड टू हायर मोर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी दिस प्रोसेस along with the salary of these experts. Company has to spend a lot of time, money to collect the data, fact, figures, and they have to analyze those figures and fact. So it is a time consuming or cost consuming process. Here a time consuming same चीज है, समय बहुत लगता है डेटा एनालाइज करने में। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका कीवर्ड पता क्या है? पास्ट में प्लान सक्सेसफुल हुए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी प्लान सक्सेसफुल होंगे। ये तरीका पहले काम कर गया था, बट नॉट नेसेसरी कि तरीका आगे भी काम करे, राइट? Sometime manager have false sense of security that plan have worked successfully in past, so these will be working in future also. Planning only provide a base for analyzing future, is not a solution for future course of action. प्लानिंग फ्यूचर के लिए बेस जरूर क्रिएट कर देगा, लेकिन फ्यूचर का सॉल्यूशन नहीं है प्लान की। प्लान बनाया तो सारा सॉल्यूशन मिल गया। एनसीईआरटी क्या कहता है? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्लान has worked before it will be work again. However, despite its limitation, planning is not a useless exercise. ये लिमिटेशन अगर है प्लानिंग की, इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग यूजलेस है। इट इज अ टूल टू बी यूज विद कॉशन, सावधानी के साथ इसका यूज करो। इट प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये ऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि प्लानिंग किया और आपको सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, ये फ्यूचर के लिए आपको बेस जरूर दे देगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो ये जब बात आती है ना, ये लाइन लिखी रहती है, तो प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस। कुछ और लिमिटेशंस भी हैं प्लानिंग के, जो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो प्लान सही बनाया, बट हमारी सोच सही थी, लेकिन कुछ बाहर ही चेंज आ गया। बाहर चेंज मतलब कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी। हमने पॉलिसी चेंज करी 2 रुपये कम करने की, कॉम्पिटिटर ने 4 रुपये कम कर दिए। हम सोच रहे थे सेल्स बढ़ेगी, नहीं बढ़ी। ग्राहक का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, सरकार ने रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए, टेक्नोलॉजी बदल गई, कोविड जैसी चीज़ आ गई, आंधी तूफान बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, या फिर बायर की कैपेसिटी बदल गई। बायर के पास पैसा नहीं बच रहा आजकल कुछ भी चीज़ें खरीदने का, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा रखे हैं सरकार ने। तो दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस जो लिखने के लिए आ सकता है बोर्ड्स में। प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक कोड हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा, हर एक, एवरीवन। तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता, एक्सपर्ट हो, कमजोर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, मेरी बात मानो। देखो, टीचर की बात माननी चाहिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। एक बार इसे क्लास कॉपी में लिख लो, अगर कमेंट्स में लिखना है तो अपनी कॉपी में लिख लो। एस डाइजिफ, ये निमोनिक कोड है। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप। दीज आर द 7 स्टेप्स इन द प्रोसेस। क्लास सच बताऊं ना, सीयूईटी के अंदर ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का प्रोसेस।
जो बच्चे सीयूईटी पढ़ते हैं अगर वो मेरी बात से अग्री करते हैं, उन्होंने क्वेश्चंस देखे हैं, ड्रॉपर्स जो भी हैं वो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ ये मैं सही बोल रहा हूँ, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। प्रोसेस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोसेस से घुमा फिरा के बोलेगा प्रोसेस को ऑर्डर करो सीक्वेंस से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लाइन बाय लाइन। अब प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। पहला ऐसे आएगा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस आएगा, वो लाइन बाय लाइन चलेगा, आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। आओ एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसमें कोई खास वो नहीं है कीवर्ड्स, क्योंकि ये तो अपने आप में ही क्लास समझने की चीज़ है, इसमें कोई कंफ्यूजन आएगा भी नहीं, क्योंकि हर स्टेप जो है वो अलग अलग है। तो जनरली किसी भी प्रोसेस में कोई कीवर्ड नहीं आता। तो सबसे पहला क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम क्या है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, मुझे इस साल 20% का ग्रोथ चाहिए सेल्स में, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। या फिर मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है 5% से, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। प्रेमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्रेमिसेस आर द बेस फॉर विच प्लान्स आर मेड। मेनी फॉरकास्टिंग आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कि मेरी डिमांड की, प्रोडक्ट की डिमांड होगी कि नहीं होगी, कल को एनवायरमेंट चेंज हो गया तो क्या होगा, सरकार बदल गई, टैक्स रेट बदल गया, कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल ली, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो पहला आपने गोल सेट किया, फिर प्रेमिसेस डेवलप किया। अब उस गोल को अचीव करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, प्रमोशन करा सकते हैं, किसी एक्टर को बुला सकते हैं, कोई 6 महीने का कैंपेन चला सकते हैं, रोड साइड में डिस्प्ले कर सकते हैं चीज़ों को, मॉल में जाकर चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं क्लास। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव, उनकी लिस्ट बनाना। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना देना। ये हो गया। आइडेंटिफाई करने के बाद इवैल्यूएट करना, हर एक लिस्ट की अच्छी अच्छी बात क्या है, खराब खराब बात क्या है। अच्छा, अगर हम डिस्काउंट देंगे तो फायदा क्या क्या होगा, घाटा क्या क्या होगा। अगर हम मान लो कि हम सेल्स प्राइस को कम करते हैं तो फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा। कॉस्ट को अपनी कम करते हैं तो फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कैसे अचीव करेंगे। ऐड कराते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री देते हैं तो फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। आपके जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करना, स्टडी करना, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑर्डर। प्रोज का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है, कॉन्स का मतलब क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, उसको देखना। फिर उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है और इसके सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट है, सबसे कम खराब बात, सबसे ज्यादा अच्छी बात जिसमें है, उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड which have more positive aspect and less negative aspect. Manager try to eliminate those alternative which have more negative aspect. Sometime instead of selecting one alternative, कई बार कंपनी क्या करती है, एक alternative की जगह दो alternative का mix भी select कर सकती है, ठीक है। और मैनेजर को ना बहुत सारे सपोर्टिंग प्लान बनाने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान। मेन प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। दीज प्लान्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव प्लान्स, ओके। फिर प्लान को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, पेपर पे प्लान बनाते हो ना, नो यूज है, उसको क्लास रियल लाइफ में लोगों को बताना पड़ेगा। जो भी कंपनी में मैनेजर ने सोचा है उसको वर्कर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें लेके आनी पड़ेंगी, तभी जाके होगा। रिसोर्सेज अलोकेट करने पड़ेंगे। आपने प्लान किया कि सेल्स बढ़ाना है तो भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वर्कर रखने पड़ेंगे, जगह ज़्यादा चाहिए, क्लास ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स में काम कराना पड़ेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तभी तो क्लास सेल्स बढ़ेगी। अब सीयूईटी में अच्छे नंबर लाना है, टॉप कॉलेज में जाना है, बट पढ़ाई नहीं करनी तो ज़्यादा मॉक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको, तो ये सब भी तो करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंप्लीमेंट द प्लान। प्लान पेपर पे नहीं बनेगा, मैनेजर को कम्युनिकेट करना है प्लान को सारे एम्प्लॉयज के साथ और क्लियरली उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराना है। दिस इज कॉल्ड इंप्लीमेंट प्लान, है ना, रिसोर्स देना है। दिस स्टेप्स इज कंसर्न, तो विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ध्यान रखना, the steps is concerned with the putting the plan. Which steps of the process of planning is putting this plan into action? तो action यहाँ पे आता है, implement the plan, that is doing what required, करना। For example, if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. This step would also involve organizing of labor and purchase of machinery. अगला है follow up action, last point है follow up action. S for setting up of objective, D for developing premises, ठीक है, I for identifying various alternative, E for evaluation of various alternative, है ना, डाई S for selecting alternative, और उसके बाद if implement plan और follow up। तो फॉलो अप का मतलब क्या है, वर्कर को देखते रहो कि जो प्लान आपने बताया वर्कर ऐसा ही कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ अलग तो नहीं कर रहा, आपको चेक करना है, कुछ अलग कर रहा तो सुधारो,
ये नहीं कि बस प्लान बता दिया और सो गए, नहीं, चेक भी करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव आर अचीव। तो प्लान को मॉनिटर करना ही क्या कहलाता है, फॉलो अप करना। मैंने तुम्हें काम दे दिया, फिर चेक करूंगा तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। Planning is a continuous process so that manager's job does not get oversimplified by putting the plan into action. The manager monitor the plan carefully while it is implemented during the following plan. Many changes, बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मालिक को वो भी करना है, मैनेजर को वो भी करना है। और आप हेडिंग तो जो ये लिख दो और अंदर का अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो। और ये जो कीवर्ड्स हैं एनसीईआरटी के, इनको देख के आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है। लास्ट टॉपिक है प्लानिंग फंक्शन में। बेटा देखो, अभी आपको ये चैप्टर बड़ा लग रहा होगा, बट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब और बड़े बड़े चैप्टर्स है, बहुत टाइम लगता है इनमें, ठीक है। तो आपने इन छोटे चैप्टर्स में अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े चैप्टर्स में कैसे करोगे, आगे चैलेंजेस बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। अच्छा देखो, प्लान होता क्या है, ध्यान समझना टाइप्स ऑफ प्लान में। और तुम लोगों को ना टाइप्स ऑफ प्लान बहुत दिक्कत देता है ना, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूँ, जितना मैंने कराया बस उतना ही, इससे बाहर क्लास आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, आपको सारा समझ आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है हाउ गोल्स आर टू बी मेट। जो भी आपने गोल बनाए हैं, इन गोल को आप कैसे पूरा करोगे, यही बताता है ना प्लान। अब प्लान दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। एक ऐसा प्लान जो आपने हर नए प्लान के लिए अलग प्लान बनता है, हर नए प्रॉब्लम्स के लिए अलग से प्लान बनाते हो, दिस इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब एक बार आपने प्लान बना दिया, बस वो हर प्रॉब्लम पे सेम चीज यूज कर रहे हो। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स एंड आर यूजली रिप्लेस आफ्टर यूज। एवरी टाइम नया प्लान क्लास बनाते हो नई सिचुएशन के लिए, एक बजट है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये सब नए नए प्लान है। वन टाइम यूज है, एवरी टाइम न्यू प्लान इज परफॉर्म, ये वो है कीवर्ड्स। A standing plan is a business plan that is intended to use many times. These are recurring, बार बार होने वाला है, एक पॉलिसी है, प्रोसीजर है। अब स्कूल में जो एडमिशन का प्रोसीजर है, वो आपने एक बार बनाया, वो हमेशा बनता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को, आपने एक बार बनाया तो अगले साल भी वही प्रोसीजर यूज करोगे। मेथड हो गया, रूल्स हो गया, वन मेड यूज फॉर मैनी ईयर, तो हो गया आपका स्टैंडिंग प्लान। अब प्लान के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, बेसिकली मैं आपको 8 टाइप्स बताऊंगा और एक एक करके सबकी कीवर्ड्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव। ध्यान से, यहां से क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, केस स्टडी दे देगा, बोलेगा अंडरलाइनिंग करो, पहचानो कौन कौन सी लाइन कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बता रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट टू बी डन, क्या करना है, और ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट है प्लानिंग का। कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हो, उसका एंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव ही है। दीज आर फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ऑब्जेक्टिव कौन फ्रेम करता है, टॉप लेवल मैनेजर। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, ये फुल फॉर्म भी एक एक बच्चा कमेंट में लिखो। देखो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप कभी ना भूलो और आपको उसको लिखने से ही याद होगा। मैं वही चीज बोलता हूं क्लास, आप कमेंट सेक्शन में फोन पकड़े हो, वीडियो पॉज करके लिख लो, या फिर कॉपी पेन पे लिख लो, या हाथ में लिख लो, चलेगा, ठीक है, वो भूलोगे नहीं कभी आप। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, T for time bound। अब जो भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, जो भी टारगेट बना रहे हो, वो ना स्पेसिफिक होना चाहिए कि यार मुझे 10 किलो वजन कम करना है 1 महीने के अंदर अंदर। तो 1 महीना क्या आ गया, टाइम बाउंड। क्या मैं 10 किलो वजन कम कर सकता हूँ, हाँ रेलिवेंट है, कम कर सकता हूँ महीने भर के अंदर। मुश्किल है, अचीवेबल है, क्या ऐसे अचीव, क्या मैं 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, तो वो तो अचीवेबल नहीं है, ठीक है। तो वो फिर फायदा नहीं है कोई उसका। तो वो बनाओ जो अचीवेबल हो और मेजरेबल हो। मैं 1 महीने में वजन कम करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेजरेबल नहीं है। यार वजन कम करना चाहता हूँ, कितना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कितना, तो ये एक मेजरेबल भी होना चाहिए। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। अब इसकी कीवर्ड ध्यान रखना, एंड रिजल्ट है, गोल है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, ऑल अदर एक्टिविटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। एक बार आपने गोल बनाया ना, फिर आपकी सारी एक्टिविटी जो हो रही है उस गोल के पीछे पीछे हो रही है। रिटर्न स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब रिजल्ट टू बी अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। और ये एनसीईआरटी का है, जो मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है सीयूईटी में। सीयूईटी इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि यार बीएसटी में ना सीयूईटी से सीधा सीधा उठ के आता है। तो तुम ये मत सोचो ये पढ़ा मैं बोर्ड्स के लिए ही रहा हूँ, लेकिन 12th का बोर्ड का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस सेम है, इसलिए पेपर में आया हुआ है। देयरफॉर कैन बी सेड टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइकली टू रीच। फ्यूचर में जहां पहुंचना चाहते हैं, और वही तो ऑब्जेक्टिव होता है। ये एनसीईआरटी से सीधा ले लिया मैंने, ताकि आपको एनसीईआरटी उठाना ना पड़े।
स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है गोल को अचीव करने। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो बनाता कौन है? टॉप लेवल। ऑब्जेक्टिव भी कौन बनाता है? टॉप लेवल। एवरी टाइम न्यू स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और डायमेंशन क्या क्या है स्ट्रैटेजी का? लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना, रिसोर्सेज को अलोकेट करना, कॉमन डिसीजन स्ट्रैटेजी, यार नया प्रोडक्ट को लॉन्च करें या ना करें, करें तो किस तरीके से करें, हमारे कस्टमर कौन कौन होंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस क्या करेंगे। सो दीज आर द क्लास, दीज आर स्ट्रैटेजी। कीवर्ड्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना, रिसोर्स को अलोकेट करना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, ये चीजें जहां मिलेंगी ना, आप समझ जाना केस स्टडी के अंदर ये स्ट्रैटेजी है। ये है क्लास आपके एनसीईआरटी का। अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, ये लाइन सीधा सीधा आया हुआ है पेपर में। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है क्लास ब्रॉड कॉन्टर्स। अगर आप में से कोई बच्चा सीयूटी कर रहा हो, उसने प्रीवियस क्वेश्चन देखा हो तो ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, बताना मुझे कमेंट में। और एग्जिस्टिंग बच्चों की भी हेल्प करना जो बोर्ड्स में है और आगे देने वाले हैं तुम्हारे जूनियर्स। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो ब्रॉड कॉन्टर्स है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है, वो पूरा का पूरा क्लास डिटेल्स। मेथड, मेथड ध्यान रखना, मेथड के लिए कीवर्ड्स क्या है? मेथड प्रोवाइड द क्लास प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म, किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर मैनर क्या है, दिस इज कॉल्ड मेथड, किस तरीके से आप उसको करोगे। एक फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ध्यान रखना ये कीवर्ड्स। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, सब लोग एक जैसा करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा और क्लैरिटी होगा कि सबके माइंड में क्या है, इसी मेथड से करना है। किसी काम को करने के 4 मेथड है, आपको कंफ्यूजन नहीं, आपको सिर्फ इसी मेथड से करना है, बाकी मेथड से नहीं करना, बस इसी को मेथड है। फॉर्मल तरीका क्या है काम को करने का, उसी को मेथड कहते हैं। ध्यान रखना ये वर्ड बार बार आ रहा है, फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ रूटीन जॉब। क्लास सिस्टमेटिक वे, कॉमन तरीका क्या होगा, इससे माइंड में डाउट नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और एडवांस में पता चल जाएगा भैया कि आपको ये काम करना है, इस मेथड से करना है। चौथा है पॉलिसी, पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशन ऑन वे ऑफ हैंडलिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि कंपनी का खुद का तरीका कि यार अगर हमें ये प्रॉब्लम आती है इसको कैसे अचीव करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या है। जैसे मेरी खुद की एक पॉलिसी है कि वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, मैं उसको डिटेल में अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा बच्चों को, कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। अगर इसके मैं तुम्हें 5 की जगह 2 पॉइंट लिखवा के समझाता तो भी तुम्हें समझा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि अगर पेपर में तीसरे पॉइंट से या चौथे पॉइंट से आ गया तो क्या होगा। एनसीईआरटी में मैंने क्लास आपको 3 पॉइंट दिए, मैं 1 पॉइंट देकर छोड़ देता, वीडियो मेरी छोटी बन जाती। पर अगर मेरी पॉलिसी की बार इससे आ गया तो क्या होगा। तो पॉलिसी मतलब खुद की, जैसे दुकानदार की पॉलिसी नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, एसआरसीसी की पॉलिसी थी पहले कि भाई 95% से ऊपर वालों को एडमिशन लेंगे, कॉलेज की पॉलिसी, स्कूल की पॉलिसी 80% से ऊपर वालों को एडमिशन लेंगे, आपकी अपनी अपनी पॉलिसी है। तो पॉलिसी है कि भैया हम अपनी नौकरी में 20% रिजर्व सीट महिलाओं के लिए रखेंगे, ये अपनी पॉलिसी है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन, देयर आर, पॉलिसी हर कोई बनाता है, पर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। और पॉलिसी भी डिराइव होता है ऑब्जेक्टिव से। इट हेल्प्स इनकरेज एम्प्लॉय इन क्रिटिकल सिचुएशन, एग्जाम्पल एक स्कूल की पॉलिसी की वो 60% से ऊपर लाने वाले बच्चों को ही एडमिशन देंगे। कीवर्ड्स क्या है? अपना खुद का तरीका कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस है, लाइक एडमिशन प्रोसेस क्या है, जॉब प्रोसेस क्या है, नो क्रेडिट सेल, क्रेडिट पीरियड कितना होगा, 6 महीने के लिए उधार देंगे, 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट, ये लाइन ध्यान रखना क्लास, ठीक है, लिख लो कॉपी में कहीं भी। जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड करता है थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स, जहां पे जनरल स्टेटमेंट आ जाए, जनरल टर्म आ जाए, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है ना उसको अचीव करने के लिए जो जनरल स्टेटमेंट बनाया जाता है, जनरल स्टेटमेंट को ही पॉलिसी कहते हैं। They are guide to the managerial action and decisions in implementation of strategy. Policy define the broad parameter within which a manager may function. एक broad parameter है, मैनेजर को इसी के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। रूल्स देखना, ध्यान समझना, रूल्स आर स्पेसिफिक्स, देखो जनरल स्टेटमेंट पॉलिसी लिखो कमेंट सेक्शन में ऐसे, जनरल स्टेटमेंट पॉलिसी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, नो स्मोकिंग, दिस इज कॉल्ड रूल्स। नो एंट्री आफ्टर 8 AM, ठीक है, सुबह 8 बजे की नौकरी, नो एंट्री आफ्टर 8 AM। रूल्स, रूल आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड नॉन एक्शंस, ट्रैफिक रूल जैसे होते हैं, और एम्प्लॉय को गाइड करना पड़ता है, उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए होता है, ये बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट इज टू बी डन व्हाट नॉट टू डन, ठीक है, नॉट टू डन है ये। दीज आर रिजिड, दीज आर क्रिएट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और फाइन भी लगती है अगर आप रूल को तोड़ोगे तो, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। कीवर्ड्स क्या है? एक न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं, हम एक्सप्रेशन, नहीं नहीं ये नहीं है कीवर्ड्स क्लास, इसका
ये क्लास मिस्टेक हो गई कुछ, मैं इसको चेंज करके दूंगा नोट आपको, ठीक है। ये नहीं है क्लास कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ये है कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम, हाँ ये क्लास यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स है ना ये क्लास कट कर दो। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना क्लास, ये कीवर्ड्स मिस्टेकली यहाँ आ गया है, तो आप ध्यान रखना रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, दे डू नॉट अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन भैया, रूल्स जो है रिजिड होते हैं, एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये क्या होता है, रिजिड स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, रिजिड स्टेटमेंट है। और व्हाट इज टू बी डन, दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी, और कोई फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं है। रूल्स तोड़ने पे पेनाल्टी भी लगती है, तो पेनाल्टी की बात जहां पे आएगी, पेनाल्टी की बात जहां पे आएगी, जहां रिजिड स्टेटमेंट होगा, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा, वो रूल्स है। एक्शंस और नॉन एक्शन की बात करेगा, वो रूल्स है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशन। प्रोसीजर में ध्यान रखना, ये क्लास ध्यान रखना, प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी, दे आर डिटेल एग्जैक्ट मैनर। ये प्रोसीजर जो है ना वो एग्जैक्ट मैनर बताएगा इन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म, दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल। ये ही सारा कीवर्ड है एनसीईआरटी का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, एग्जैक्ट मैनर होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होगा, वो प्रोसीजर है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एग्जैक्ट मैनर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप ऑफ डूइंग अ जॉब। ये भी वही बात कह रहा है जो मैंने आपको क्लास लिखवाता था कीवर्ड से, और एनसीईआरटी से उठा रहा हूं तो भी वही बात है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन उठ के आता है, तो एग्जैक्ट लाइन मैंने यहां डाल दी। जैसे प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, किसी कोचिंग में प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, स्कूल कॉलेज का प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, तो इसको बोलते हैं प्रोसीजर। सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1 ये करना है, फॉर्म भरना है, फिर फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद फाइल बनेगी, फाइल में डॉक्यूमेंट डालने हैं सारे वेरिफिकेशन के लिए, फिर वेरीफाई होगी, फिर फीस जमी होगी, सबमिट होगी, फिर बुक्स मिलेंगी, फिर आपको ड्रेस मिलेगी। ये प्रोसीजर है लाइन बाय लाइन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप क्रोनोलॉजिकल मतलब नंबर में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली डिटेल है। प्रोग्राम आर कंबाइन ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, इनको मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और इसका कीवर्ड क्या है, इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी एंड रूल्स। प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटीज, देखो जितनी भी एक्टिविटीज हैं एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस प्लान। ये क्लास आप याद कर लो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटी यानी कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सारी की सारी, नया मॉल बनाना है तो वो एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। क्या हो गया क्लास, इसको ये इसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो ये लाइन कीवर्ड है एनसीईआरटी का, एग्जाम में भी आ चुका है, तो बहुत अच्छे से क्लास ये ध्यान रखना, अब आपको कोई दिक्कत इसके अलावा आएगी नहीं। लास्ट है क्लास ऑब्जेक्टिव। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव है ना ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है न्यूमेरिकल टर्म्स में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लास एवरी लेवल। देखना बजट हर लेवल के आदमी बनाते हैं, कैश बजट, परचेज बजट, सेल बजट, फाइनेंस बजट, है ना, ये सारा का सारा क्लास बजट है। फाइनेंस डिसिप्लिन बजट है ये, ठीक है। तो बजट मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमें कोई ऐड कराना है, तो ऐड कराने कितना बजट है, आप मॉल में घूमने जाते हो, दुकानदार पूछते हैं ना बजट कितना है आपका, राइट, वही चीज है। तो अगर मैं बात करूं, अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। इट इज अ प्लान व्हिच क्वांटिफाई फॉर फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर। ध्यान रखना जो बजट है ना, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाई, ध्यान रखना विच क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स। अब देखो ना एक क्लास मिस्टेक हो गई है, मैं आपको ये जो नोट दूंगा उसमें वो ठीक कर दूंगा, बट मिस्टेक क्या हो गई है, ये जो कीवर्ड्स है ना गलती से टाइपिस्ट ने क्या कर दिया है, ये रूल्स हैं, ये सारे के सारे रूल्स के कीवर्ड्स है। रूल क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे करना है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, सबके लिए होता है। रूल इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड, सबके लिए। स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना, डूज और डोंट्स, ठीक है। और पेनाल्टी लगती है अगर आप उसको रूल को फॉलो नहीं करोगे। तो ये सारे के सारे रूल्स के कीवर्ड है, मैं ठीक करके दूंगा आपको। और यहाँ पे जो हमने रूल्स में जो पढ़े थे, ये सारे के सारे बजट के कीवर्ड्स हैं, ये बजट के कीवर्ड्स है, ठीक है। बजट्स के कीवर्ड है। लाइक बजट किस में आता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में आता है। कंट्रोलिंग डिवाइस है, यानी कि कोई भी डेविएशन अगर है तो अपने बजट को चेंज कर सकते हैं। और प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है बताता है। बजट क्या नंबर्स में, बजट होता क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सेल बजट, परचेज। तो ये बजट गलती से टाइपिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड गलती से ये जो है रूल्स के अंदर डाल दिया बजट, और बजट के अंदर डाल दिया रूल्स, ठीक है। तो आप समझ जाना, आपको आई होप समझ आ गया होगा। इतना ही है टाइप्स ऑफ प्लान में, 8 के 8, और सारे एनसीईआरटी के मैंने आपको बता दिया। बजट में ध्यान रखना ये है, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स,
फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स को क्वांटिफाई करता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में लेके आता है, उसी को बोलते हैं बजट। दैट्स इट, खत्म। तो ये चैप्टर क्लास हमारा पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपको कोई दिक्कत अब इसमें नहीं आएगी। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। शुरू में जो मैंने कहा था चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो तो मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया। कोई डाउट है पूछो, क्लास जो भी तुम्हें दिक्कत परेशान लग रही है मुझसे शेयर करो, डेफिनेटली क्लास में आपकी हेल्प करूंगा आगे बोर्ड्स में, सीयूईटी में। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और सबसे मेन चीज़ है पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।